एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 12वीं के लिए इतिहास को जानते हैं। यानी कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर इतिहास को पढ़ने के लिए हमें क्यों कहा जाता है। तो इतिहास के बारे में हम सबसे पहले आपको बताएं कि इतिहास सबसे बेहतरीन शिक्षक होता है, इतिहास बेस्ट टीचर होता है। अगर आपको इस साल का रिज़ल्ट अच्छा करना है, इस साल का रिज़ल्ट अच्छा करना है तो आपको पहले के 2-3 सालों के रिज़ल्ट पे आपको समीक्षा करनी होगी, यानी कि उसको एनालिसिस करना होगा। तो ये 2-3 साल पीछे के का जो रिज़ल्ट है वो आपका इतिहास है। 2-3 साल पहले की अगर बात करोगे तो वो उसमें आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा कि उतने कम नंबर आए, या जो भी आपके नंबर आए हैं वो नंबर आए आपके पहले के कामों के कारण। अब उस लापरवाही को या उस चीज़ को बदलोगे तो तभी आप इस कक्षा में अच्छा कर पाओगे। तो ये क्या हुआ कि इतिहास हमें सिखा रहा है कि आखिर हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी इम्तिहान को यानी कि परीक्षा को देते हैं और उस परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा अपना इतिहास कि आखिर हमने पीछे क्या क्या किया है। और इस नज़रिए से अगर देखें तो इतिहास वह है जो जैसा हुआ है, यानी कि आपके सच का, आपने जो पहले जो घटनाएं की हैं, जो आपकी सच्चाई है, पूर्व की सच्चाई, उसी को आप कह सकते हो इतिहास। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिलेबस के अनुसार हम इतिहास की बात को देखें तो इतिहास का यहाँ पे मतलब हो जाता है, इतिहास की बात हम करते हैं यहाँ तो इतिहास किसी ना किसी मानव का इतिहास होता है। तो मानव का इतिहास होता है मतलब क्या, तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमने कैसे तरक्की किया। सबसे पहले आप फर्स्ट में आए होंगे, फर्स्ट से पहले हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने LKG में भी पढ़ा हो, उससे पहले KG पढ़े होंगे, फिर UKG, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से जाना। आप आते आते जाना, फिर क्या हुआ कि आप अभी 12वीं कक्षा में पहुँचे हो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये आपका इतिहास है, ये आपका शैक्षणिक इतिहास है, यानी कि आपके शिक्षा का इतिहास है। तो एक तरीके से ये आपकी प्रगति को दर्शाता है। तो इतिहास का मतलब क्या है कि मानव के प्रगति की कहानी है इतिहास। मानव के प्रगति की कहानी, मानव के प्रगति की कहानी है क्या, इतिहास। लेकिन मानव के प्रगति की कहानी तो बहुत सारी है, क्या सबको हम इतिहास कहेंगे? नहीं, सबको इतिहास नहीं कहेंगे। अब इस मानव के प्रगति की कहानी की अगर बात करें तो वो कहानी जो लिखित रूप में है, लिखित रूप में उपलब्ध है। और कहोगे कि लिखित रूप में भी तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या सब इतिहास है? नहीं, लिखित रूप में भी वही इतिहास कहलाएगा जो पठनीय है। पठनीय मतलब जिसको पढ़ा जा सकता है, उसको हम कहेंगे इतिहास। यानी कि इस तरीके से अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब होता है कि मानव के प्रगति की वह कहानी जो लिखित रूप में उपलब्ध हो और साथ ही साथ उसको पढ़ा जा सके, उसे हम कहते हैं इतिहास। तो इतिहास, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गई होगी बात कि इतिहास उसको कहते हैं। अब कहोगे कि लिखित रूप में है लेकिन आप उसे नहीं पढ़ सकते हो, तो आप क्या उसे इतिहास नहीं कहोगे? बिल्कुल उसे इतिहास कहेंगे, लेकिन उसको कहेंगे आद्य इतिहास। और जिस समय की कुछ भी लिखित सामग्री हमें नहीं मिलती है उसको हम कहते हैं प्राक इतिहास। तो इसी तरीके से कालों का भी विभाजन हुआ है। प्राक इतिहास उस समय, प्राक ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जिस समय मानव को लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। जिस समय, यानी कह सकते हो कि मानव के प्रादुर्भाव से, यानी कि मानव उत्पन्न हुआ और उस समय से लेके जब तक उन्होंने एक समाज का निर्माण किया और समाज में जब तक उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, उस समय तक का, मतलब लिखना पढ़ना शुरू करने से पहले तक का जो इतिहास है उसको हम प्राक इतिहास कहते हैं, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल उस समय को कहेंगे। उसके बाद एक ऐसा समय आया
जब लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि वो अब जो है ना किसी संकेत से लिखना प्रारंभ कर दिया। अब कैसे लिखना प्रारंभ किया? तो जैसे ही वो खाद्य संग्राहक, यानी कि पहले क्या करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, और भोजन को इकट्ठा करने से के साथ साथ जैसे ही धीरे धीरे समय परिवर्तित होता रहा और उन्होंने भोजन को उत्पादन करना सीख गया, तो उत्पादन करने के बाद क्या हुआ कि अब ऐसे लोग, अब कुछ ही लोग क्या होते थे कि पूरे समूह के लिए अनाज उत्पादन करने लगे। जब अनाज कुछ ही लोग मिलकर उत्पादन करने लगे तो अब जो है ना बाकी लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो वो अन्य कामों में लग गए। और क्या होता, अब वहीं से व्यापार की शुरुआत हुई, यानी कि वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत वहीं से हुई। यानी कि आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं दे दीजिए, और किसी के पास अगर जूता है तो वो आपको जूता दे देगा। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने आपको बताया। या फिर मान लीजिए कि किसी को बाट की ज़रूरत है और आपके पास गेहूं है, तो आपको बाट की ज़रूरत है और आपके पास गेहूं एक्स्ट्रा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको जो गेहूं की आवश्यकता है और उसे वो बाट बेचना चाहता हो। तो ऐसे इस तरीके से क्या हुआ, व्यापार की शुरुआत हुई। जब व्यापार की शुरुआत हुई तो हिसाब रखने की भी संभावना उत्पन्न हुई, यानी कि ये जरूरत महसूस हुआ कि कैसे हिसाब रखना चाहिए। और फिर वहाँ पे होती है लेखन कला की शुरुआत, यानी कि लिखने की शुरुआत उसी समय से मानी जाती है। तो उस समय के बाद का जो इतिहास है उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास में भी अब लेकिन वो लिखते जो थे, कई सारे ऐसे उनके संकेत चित्र हैं जिनको हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसे हम कहते हैं आद्य इतिहास। और जिस समय की सामग्री को, जिस समय के स्रोतों को हम पढ़ पाते हैं उसको हम कहते हैं इतिहास। तो अब कहोगे कि सर स्रोत क्या है? तो स्रोत का मतलब है वो तरीका। जैसे कि अगर एक दिन पहले की घटना आपको जाननी हो, घटनाओं के बारे में जानने हो, यानी कि एक दिन पहले का इतिहास आपको जानना हो, तो आप क्या करते हो? समाचार पत्र को पढ़ते हो, समाचार पत्र, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, या फिर और किसी माध्यम से रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि का प्रयोग करते हो एक दिन पहले की घटना को जानने के लिए। अगर 10 दिन पहले की बात करें तो 10 दिन पहले की घटना को भी जानने के लिए यही सब स्रोत पे, यही सब तरीका आप अपनाते हो। या तो टेलीविज़न देखते हो, या रेडियो सुनते हो, या फिर समाचार पत्र देखते हो। आपके पास, आपके आसपास जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उसके सहारे आप घटनाओं को जानते हो। लेकिन अगर 1 साल पहले की घटना को जानना हो तो उसके लिए भी सेम चीज़ों का आप प्रयोग करते हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो, तो ये सारी चीज़ों का आप प्रयोग करते हो। लेकिन अगर बात करें हम कि आज, जैसे कि उदाहरण के लिए आज हम लोग खाना बनाते हैं गैस पे, गैस स्टोव पे, यानी गैस चूल्हे पे। क्या आज से 50 वर्ष पहले भी गैस चूल्हे पे खाना बनता था? नहीं हो सकता था। उस समय में कुछ जगहों पे लकड़ियों के चूल्हे पे खाना बनता था, कुछ जगह में मिट्टी तेल वाले पेट्रोमैक्स स्टोव का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से अगर उससे पहले की घटना की बात करेंगे तो इसी तरीके से आपको पता चलेगा, जब पीछे जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य को आग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो उस समय में वो कच्चे फल और कच्चे जानवरों के मांस को ही खा के अपना गुजारा करते थे। चूँकि उन्हें प्रकृति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो जागरूक नहीं थे, इसलिए वो क्या होते थे कि बादल जब गरजता था तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते थे और शेरों से या फिर और भी जंगली जानवर से वो अपनी रक्षा करने के लिए इधर उधर छुपते रहते थे। तो उस समय का वो इतिहास अगर जानना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको विभिन्न तरह के तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो वो जो विभिन्न तरीके हैं उसको हम कहते हैं स्रोत। तो जो विभिन्न तरीका है उसको हम कहते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब होता है तरीका, किसी चीज़ को जानने का तरीका।
तो स्रोत जो है ना दो प्रकार के हैं। स्रोत दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं हम अलिखित स्रोत, एक को कहते हैं हम अलिखित स्रोत। अलिखित या पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब देखो अलिखित स्रोत या पुरातात्विक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? पुरातत्व। पूरा मतलब होता है पुराना, तत्व मतलब वस्तुएं, यानी कि पुराने वस्तुओं की समीक्षा करके, यानी कि उसका एनालिसिस करके जो हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? तो जैसे सिक्के, मोहरे, बर्तन, बाट, आभूषण, आदि। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब इसके बाद दूसरा है, उसको हम कहते हैं लिखित स्रोत। लिखित स्रोत यानी कि जो लिखित रूप में उपलब्ध है। तो लिखित स्रोत की जब बात करेंगे तो लिखित स्रोत भी दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं हम अपठनीय, यानी कि वह स्रोत जिसको नहीं पढ़ा जा सकता है, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अपठनीय स्रोत वह लिखित स्रोत या वह लिखित सामग्री जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसका उदाहरण है हड़प्पा संस्कृति की लिपि। हड़प्पा संस्कृति की लिपि। हड़प्पा संस्कृति की लिपि अभी तक हम लोग हड़प्पा संस्कृति की लिपि को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। ये जो है ना एक रहस्यमयी लिपि अभी तक बना हुआ है। और दूसरा इसी का भाग है जिसको हम कहते हैं पठनीय स्रोत। पठनीय यानी कि जिसको पढ़ा जा सके। अब देखिए पठनीय और पठनीय में समझ गए? पठनीय मतलब जिसको पढ़ा जा सके। इसके अंतर्गत भी आप दो भाग इसको कर सकते हो। एक को कहते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, और इसमें दूसरा है विदेशियों के विवरण, यानी कि विदेशी यात्री जो आए उनके विवरण। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो तरीका यानी कि या फिर कह सकते हो कि विभिन्न सामग्री, अध्ययन की जो सामग्री है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। तो इसमें इस आधार पे अब जिस समय के इतिहास की अलिखित स्रोत है, मतलब अलिखित स्रोत पे ही हमें निर्भर रहना पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्राक इतिहास। उसको हम कहते हैं प्राक इतिहास। ठीक है, अब देखिए अलिखित स्रोत पे ही निर्भर रहना है तो इसको हम कहेंगे प्राक इतिहास। जैसे कि आदि मानव का जीवन, आदि मानव के बारे में आप जैसे पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राक इतिहास। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है लिखित सामग्री। तो लेकिन लिखित सामग्री में अपठनीय स्रोत जिसका है उसको हम कहेंगे आद्य इतिहास। आद्य इतिहास। और जो बाकी है वह है पठनीय स्रोत के आधार पर जो इतिहास लिखा हुआ है
उसको हम कहते हैं इतिहास। तो हम लोग 12वीं कक्षा में इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इतिहास की ही चर्चा करेंगे। तो अभी जो है ना कुछ देर के लिए मैं आप लोगों को समय देता हूँ, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इतिहास के क्लासिफिकेशन की। अब इतिहास की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इतिहास को मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं 3 भागों में। इतिहास 3 भागों में बांट सकते हैं। अब जो है ना इसको हम पहले को कहते हैं प्राचीन। तो चूंकि 12वीं कक्षा में आपको भारत के इतिहास को जानना है तो इसलिए इसको कहेंगे आप प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसके बाद तीसरा जो भाग है उसको कहेंगे आप आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अब प्राचीन भारत के अंतर्गत आप जो 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा इसमें हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानेंगे। आखिर हड़प्पा संस्कृति थी कहाँ और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस समय के नगर नियोजन कैसा था और इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके पहले भाग में, यानी कि पहले चैप्टर में। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो आपका आएगा वो उसमें आप जानेंगे महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद के बारे में जानेंगे। और इसी में आपको अशोक के बारे में भी जानकारी मिलेगी और मगध के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो कि मगध अभी वर्तमान में बिहार है। बिहार के बारे में आखिर मगध कितना कैसे शक्तिशाली हुआ, इस सब के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद तीसरा जो है ना उसमें सामाजिक दशाओं के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। सामाजिक दशा, सामाजिक दशा यानी कि पुराने समय में सामाजिक दशाओं के बारे में, और साथ ही साथ आप इसमें जान पाएंगे कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, इस सब के बारे में आप। और एक चैप्टर है उसमें सामाजिक दशा, सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी। जबकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप जानेंगे विदेशियों के आक्रमण के बारे में, विदेशी जो यात्री थे उनके क्या विचार थे भारत के बारे में, वो अपनी कैसी सोच रखते थे भारत के बारे में, वो क्या भारत के बारे में जो है ना ऐसा कहा जिससे कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे या यूरोपियन थे वो आक्रमण करने के लिए लालायित हो गए। तो इसके बारे में आप जानेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अब बात आती है कि चूंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही आप जानेंगे कि जो विदेशी राइटर थे, जो विदेशी लेखक थे, जो अपने यात्रा का विवरण लिख के गए, तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो यूरोप के थे। उन्होंने ऐसा लिखा जिससे कि जो यूरोपवासी थे, जिससे कि वो यूरोपवासी थे वो भारत पर शासन करने के लिए लालायित हुए। और उसके पीछे कुछ विश्व की घटनाएं भी शामिल थी, तो उस सब के बारे में भी आप आधुनिक भारत में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि भारत जो है ना किस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। फिर उसके बाद आप जानेंगे भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि भारत में जब भारत का जब विभाजन हुआ, यानी कि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान, तो उस समय में कैसी परिस्थितियां थी, किस तरीके से दंगे फसाद हुए और किस तरीके से हमारे जो बुद्धिजीवी नेता थे
जिसको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने किस तरीके से भारत को एक सूत्र में बांधा और उस समय के स्थितियों को सही तरीके से सुलझाया। उम्मीद है कि ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।